become death, the destroyer of worlds. तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ किस्सों की, कुछ मैथमेटिक्स की, कुछ साइकोलॉजी की, कुछ ह्यूमन बिहेवियर की, मगर वीडियो में डॉक्टर साहब के बिहेवियर की बातें नहीं होंगी। एनीवेज, आज की वीडियो होने वाली है ओपनहाइमर के ऊपर। The world will remember this day. ओपनहाइमर पे क्या क्या मुकदमे लग गए थे, क्या क्या आरोप लग गए थे कि कैसे एक इंसान जो एक जमाने में अमेरिका का सुपर हीरो था, वो इंसान आगे चल के अमेरिका की गवर्नमेंट उसको गद्दार ठहरा देती है। एक इंसान जिसने अमेरिका को इस कंडीशन में इतना सुपर पावर बना दिया था, उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लग जाता है। क्यों लगता है और क्या क्या होता है, वो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब बहुत सी बातें चीज़ें पढ़ते रहते हैं, इतिहास में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं तो खैर कभी कभी फिजिक्स की गलियों से गुजरता हूं तो कभी कभी कहानियों को पढ़ लेता हूं इतिहास के, मगर डॉक्टर साहब हमेशा इतिहास की गलियों में ही घूमते रहते हैं और हम तक बहुत सारी बातें पहुंचाते हैं। तो आज की वीडियो में डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें बताएंगे, मैं बीच बीच में आके बोलता रहूँगा। तो वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। ओपनहाइमर की इस कंडीशन के ऊपर एक छोटी सी नज़्म याद आती है, जो कि जिनका शायद का नाम मैं भूल गया हूँ, कि जो हम पे गुजरे हैं रंज सारे, जो तुम पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो बूढ़ा सड़क के बनने पे क्यों दहका क्यों खफा था, जब गांव के बच्चे शहर जाकर फिर ना लौटे तो लोग समझे। तो आज वही बातें होने वाली है। तो डॉक्टर साहब, म्यूजिक। Based on this new phenomenon, it is conceivable, though much less certain, that an extremely powerful bomb of a new type may be constructed. Now I am become death, the destroyer of worlds. वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। और जैसा कि सूफियान भाई अभी शेर गा रहे थे कि जिस तरह पड़ा है मेरी जांघों पे तेरा लाफा, हाँ, कभी तुम्हारे गाल पे पड़े तो तुम समझे। ये पोएट्री आ रही है, पोएट्री, राइटर प्रोवाइडर, एवरीथिंग। यस। वो इसमें एक शेर में और बोल देता हूँ कि कि वो जिन दरख्तों के नीचे से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पर अगले बरस जब फल ना उतरे तो लोग समझे। डॉक्टर साहब, आज आपकी बातें करने वाला हूँ मैं। आज आपसे बहुत सारी बातें पहुंचवानी है, मुझे लोगों तक पहुंचवानी है, जो आप हमको बताते हैं। इतने किस्से बताते हैं, इतनी कहानियां बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वर्ल्ड वॉर के बारे में बताते हैं। उसी के ऊपर है कि ओपनहाइमर पे क्या क्या हो गया था, क्या क्या चीजें चल रही थी, क्यों लग गया था केस। हमने पिछली वीडियो में हम आ चुके थे कि रशिया, यूएसएसआर उस जमाने में, सोवियत यूनियन उस जमाने में 1949 में एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करके दिखा देता है कि देखो हम बना सकते हैं, जिससे बात साबित हो जाती है कि बुद्धि दुनिया के हर जगह है, सिर्फ अमेरिका ही दुनिया नहीं है। ये अमेरिका को भी शायद पता चल गया था, क्योंकि साइंस जो है वो क्यूरियोसिटी की बात करती है, और क्यूरियस इंसान का बिहेवियर है। इंसान हर जबान का, हर भाषा में वही चीज़ों के सवाल उठाता है, उन्हीं चीज़ों को सवाल को ढूंढता है, क्योंकि हर इंसान पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि मैं ही सिर्फ वो काबिल इंसान हूँ जिसको ये सब बातें पता रह सकती है, पता होंगी। क्योंकि बात यह है, हम सब एक ऐसे तार से जुड़े हुए हैं जो है क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है। तभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ अलग अलग जगहों पर जन्म ले लेती हैं, एक जैसी ही, जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक भी नहीं होता है। तो वही बात है कि रशिया ने बना लिया था, मगर आरोप लगता है कि ओपनहाइमर साहब, एक बात बताओ, आपके तो रिश्तेदार जो हैं वो थोड़े जान पहचान है उनकी वहां पर, और आप तक तो बात पहुंचाई भी गई थी कि आप यूएसएसआर के साथ मिल जाओ। अरे तो यही बात है। वो सोनू के ट्वीटी की उसके जो मौसी है, उनकी जो बेटी है, उसका जो पति, उसकी मौसी का लड़का, तो रशियन है। बात कुछ ऐसी थी। तो डॉक्टर साहब, यस कंटिन्यू। तो क्या बात ये है कि आरोप लगने से पहले आरोप क्यों लगा, उसमें मैंने पिछली बार ये पॉइंट इसलिए उठाया था कि पैरेलली दो कहानियां चल रही थी। ओपनहाइमर बन गए थे एंटी न्यूक्लियर वेपन्स रेस, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एंटी न्यूक्लियर वेपन। तो उन पर उनसे देश खुश नहीं था, रादर जो यूएस गवर्नमेंट थी वो खुश नहीं थी। उनकी सरकार उनसे
खफा थी रादर, खुश तो थी बहुत, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब तो उन्हें दे ही दिया था। स्पेशली जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, जैसे प्रेसिडेंट ट्रूमैन, प्रेसिडेंट आइजनहावर जो ट्रूमैन के बाद आए, ये लोग काफी इज्जत करते थे ओपेनहाइमर की, क्योंकि वो थे यार, बहुत इंप्रेसिव आदमी था वो। तो फिर भी ये जो एक थोड़ा सा बैड टेस्ट डेवलप हो रहा है, उसमें ये होता है कि जैसे कि अमेरिका चाह रहा था कि मैं अपनी पावर एस्टैब्लिश करूं, वो साथ साथ ये भी चाह रहा था कि यार रशिया जो है ना, रशिया को नीचे गिराओ, क्योंकि अगर पावर के साथ अगर एक पावर का दूसरा कोई कंपेटिटर है और आपको अगर एस्टैब्लिश करना है तो आपको इसको गिराना पड़ेगा। मगर ये आप अकेले नहीं कर पाओगे, ये खाली गवर्नमेंटल एफर्ट से नहीं हो पाएगा। आपको पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक विचारधारा जारी करनी होगी, जो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ शुरू हो गई थी, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से था कैपिटलिस्ट माइंडसेट का। आजकल ज्यादातर दुनिया कैपिटलिस्ट है, उस समय मेरे ख्याल से अमेरिका और कुछ और देशों को छोड़कर ज्यादातर लोग कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट ज्यादा थे, और मोनार्की तो थी ही। डोमिनेंट जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो मोनार्की थी। मोनार्की मतलब जहां राजा देश चलाता है। तो कैपिटलिस्ट होने के नाते वो ये देखता था अमेरिका कि यार ये लोग जो कम्युनिज्म सोशलिज्म की बात करते हैं ना, ये गधे, ये ना देशद्रोही, क्योंकि ये हमारी देश की विचारधारा से अलाइन ही नहीं करते। इन प्रिंसिपल दिस वाज वेरी एंटी अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका की जो खासियत थी वो ये थी, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू अलाउ फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। तो आप अपने विचार, अपनी फीलिंग्स किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकते थे, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। यही खासियत थी। इसी आइडिया को लेकर यूरोप से लोग भागकर अमेरिका में सेटल हुए कि अभी एक नया देश बने। मगर ये सब थोड़ी बकवास होने लग गई थी। तो 1930s में सोशलिज्म, कम्युनिज्म थोड़ा राइज पर था। उसके कारण ये भी है कि 1929 में आया था खौफनाक ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में। लोगों को ये लग रहा था यार कैपिटलिज्म में दम नहीं है। तो कुछ कुछ जो नियो लिबरलिस्ट थे उस टाइम के, जिनको आज हमारे देश में भी बहुत गाली दी जाती है, नथिंग हैज चेंज, तभी भी बहुत गाली दी जाती थी कि आप साले कम्युनिस्ट लोग देशद्रोही, तुमको तो हम देख लेंगे। खैर, फिर धीरे 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 जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब ये पूरी तरह एक रूप ले चुका था रेड स्केयर का, क्योंकि सोशलिज्म की जो आर्मी थी, जो अमेरिका रशियन आर्मी थी, सॉरी, उसे रेड आर्मी कहा जाता था। तो इसे रेड स्केयर करके फैलाया जाने लगा। लोग ये कह रहे थे कि देखो वर्ल्ड वॉर में ना दो ताकतें आई हैं, हम बिलोंग करते हैं यहाँ पर, वो हैं हमारे दुश्मन, उनकी आइडियोलॉजी अगर इधर इन्फिल्ट्रेट कर रही है तो हमें खतरा है। ये रेड स्केयर फिर फैलाया जाने लगा। तो क्या हुआ, इनफैक्ट जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू भी होने वाला था तो FBI का नाम आपने सुना ही होगा। FBI ने सारे साइंटिस्टों का ना पूरा बायोडेटा निकाला, क्योंकि साइंटिस्ट ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनकी लीनिंग्स थोड़ी लेफ्ट साइड में रहती है, थोड़ी लिबरल रहती है। हमेशा जो आर्टिस्ट है, आज भी आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट देखेंगे, वो आपको लेफ्ट की तरफ ही, शायद कहते हैं कि लेफ्ट की तरफ थोड़ा झुका रहता है दिल, तो काइंड ऑफ हो जाते हैं कि सोचते हैं कि सबके बारे में एक जैसा सोच लेते हैं। एनीवेज, मगर बात यह है कि ये नजरिया है चीजें को देखने का। क्या है कि एज एन आर्टिस्ट अगर आप एक लिबरल माइंड के नहीं हो, ऑब्वियसली आप शायद क्रिएटिव नहीं हो पाओगे। बट इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोई मतलब नहीं बनता। जस्ट बिकॉज आप एक ओपन विचारधारा के हो, डज नॉट रियली मीन कि आप पॉलिटिकली भी उसी से अलाइन करते हो। ये बहुत अलग चीज है, मगर अक्सर लोग इसे मिक्सअप कर देते हैं, और यही हो रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि यार ओपेनहाइमर जो है ना, रिस्की है दोस्त। लेस्ली ग्रोव्स जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे आर्मी की तरफ से, कंफर्म थे उनकी तरफ से कि यार रिश्ता पक्का है, ओपेनहाइमर दूल्हा है अपना, है ना, ओपेनहाइमर बढ़िया है। ऐसा माइंड को तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा शार्प माइंड को तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इतना बेहतरीन है इन चीजों को समझने में। तो मगर FBI कह रहा था यार दिक्कत है यार दोस्त। देखो क्या है, ओपेनहाइमर का है एक भाई, हाँ, वो तो साला कम्युनिस्ट पार्टी में था। ओपेनहाइमर की बीवी कम्युनिस्ट थी। ओपेनहाइमर ने वो स्पेनिश सिविल वॉर में पैसे दिए थे। ये तो सारे सब लेफ्ट लीनिंग लोग हैं ना, गद्दार है यार ये अमेरिकन नहीं है ना, ये जो है ये सही आदमी नहीं है। खैर, काफी जांच हुई, काफी ये हुआ, फिर पता ये चला कि असल में ओपेनहाइमर का डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है। उनके भाई जरूर एक कम्युनिस्ट पार्टी से
ब्रीफली बिलोंग करते थे, कुछ कुछ कम्युनिस्ट के साथ उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी थे, उनकी वाइफ एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी में थी, मगर जैसा कि होता है शायद बीइंग लिबरल एंड बीइंग कम्युनिस्ट एट दैट टाइम वाज काइंड ऑफ कूल, तो कई सारे लोग थे जरूर कम्युनिस्ट, नाम के लिए थे। ओपनहाइमर तो थे ही नहीं, उन्होंने कभी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। हाँ, उनके दोस्त वो जरूर थे, बट क्योंकि वो सच में एक ओपन माइंडेड इंसान थे, लगता था ठीक है यार, तुम्हें जो सही लगा करो। जो उन्होंने बाद में किया बेटा, वो उनसे जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं बताया था कि ये आपके ये सब आपको अप्रोच किया गया था यूएसएसआर से, उन्होंने बोला कि मुझे लगा ये बहुत बाद में आएगा, मतलब भांडा मत फोड़, यस इधर पे मत आना। तो क्या सूफियान से जब मैं पहली बार मिला था, सूफियान बहुत तेज बोलता था। तो अक्सर ये तो सही बात है कि भाई अगर आपका दिमाग तेज नहीं चल रहा है तो फिर आप तेज बोलोगे कैसे। तो अभी क्या हो गया, थिएटर कर करके स्पीच हो गई है स्लो, दिमाग अभी बहुत तेज है, तो स्टोरी में बहुत आगे पहुंच जाता है। तो ऐसा हो रहा था। तो खैर एफबीआई को कुछ सॉलिड प्रूफ मिला नहीं, एफबीआई ने कहा यार चलो ठीक है देखते हैं, और फिर ओपनहाइमर ने दिया गिफ्ट पेपर में रैप करके, ये लो एक एटॉमिक बॉम्ब। ओ बाय द वे, दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, 2 एटॉमिक बॉम्ब्स रेडी हो गए। व्हाट वाज थॉट टू बी इम्पॉसिबल, ओपनहाइमर की लीडरशिप के अंडर ही मेड इट पॉसिबल। अमेरिकन हीरो, एवरीवनस डार्लिंग, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। फिक्शन को उसने रियलिटी बना दिया, फिक्शन को रियलिटी बना दिया, और वो सच में थे नेशनल हीरो, है ना, सब मतलब सेलिब्रिटी था ओपनहाइमर। मगर गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट अभी भी नजर रख रही थी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा की नजरिए से देख रहे हो कि यार ऐसा प्रोपेगेंडा फैला देते हैं और लोगों को थोड़ा डरा देते हैं ताकि एंटी रशिया सेंटिमेंट रहे। ऐसा कुछ लोग ने किया होगा। कुछ लोग ये जो काइंड ऑफ नेगेटिव या बैकवर्ड थिंकिंग है उसको सही मानने लगे थे। ये लोग अभी भी देख रहे थे ओपनहाइमर को ध्यान से। देखो भाई, इसका भाई तो पक्का से कम्युनिस्ट है, इसकी बीवी भी एक टाइम पे थी पार्टी पे, ये बंदा कभी ना पत्ते बिछाएगा, ये गेम करेगा आपका। फिर ओपनहाइमर करने लगे ऐसी बातें कि एटॉमिक वेपन्स जो हैं, हमें हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें और वेपन्स नहीं बनाने चाहिए। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मैं ये बोलना चाहूंगा, आप क्यों, अब देखो यार, आपके पास देखो, आपने पता है फिजन का बम इतना बड़ा तबाही ला चुका है, क्योंकि इवेंचुअली ये बहुत ग्रो कर जाएगा, जो भी चीजें। फ्यूजन जिससे टेक्निकली सूरज वर्क कर रहा है हमारा, वो कितनी तबाही ला देगा यार, इसलिए उसका नाम सुपर दिया जाता था कि इतनी बड़ी तबाही। कहीं ना कहीं तो उन्होंने, एक होता है ना कि इंसान जब सच्चाई को देख के एक ना एक वक्त पे बदलता है, जब सही में सच्चाई सामने आ जाती है तो आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, आप फैशन है बहुत दुनिया में आजकल डिप्रेशन का, मरने का, यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं रोता रहता हूँ, लेकिन जब एक्चुअली में आपके सामने जब मौत आती है ना अपना तमगा लेके कि बेटा देखो चलो हो गया, तब आपको याद आ जाता है कि नहीं भैया आपको जिंदगी से प्यार है। ये चीजें हो जाती है, क्योंकि बात यही है कि जब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी चीजें, जिसके बाद काइंड ऑफ डिप्रेशन था यार, वो वर्ड, वो स्टेटमेंट कितनी बड़ी बात है कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, ये अपने आप में सोचो क्या गुजर रहा होगा। उस पर एक लॉजिकल ये भी है कि यार इससे ही इतनी तबाही है, तुम ये क्यों बनाना चाह रही हो ना, इतना बड़ा ताकत, तुम लिटरल टर्म्स में धरती पे सूरज लाना चाह रहे हो, सूरज ला दोगे, इतना बड़ा तबाही कर दो, क्यों करना है ना ये। वो बहुत बड़ा मोरल वो भी आ रहा था बाद में। और ओपनहाइमर अकेले नहीं थे, ओपनहाइमर के पास बस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वो, जो ऐसी बातें कह रहे थे, है ना, कि वो कह रहे थे यार ये सब मत करो, ये गलत है, हम एक दुनिया को एक बहुत डार्क कॉर्नर में ले जा रहे हैं, है ना, ये काफी स्टूपिड है, इसके अच्छे यूजेस हैं, एनर्जी हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं न्यूक्लियर पावर को यूज करके हमारी पूरे शहर गांव को जगमग कर रहे हैं, फोकस यहाँ होना चाहिए। और आप कह रहे हो हाइड्रोजन बम बना दो, हाइड्रोजन बम बना दो, ये पहली बात तो हमारे पास कुछ है नहीं हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। हमारे पास जो वर्किंग मॉडल है, जो टेलर इतना दावा कर रहा है, आप सही मायने में अगर देखोगे नहीं है टेलर के पास कुछ। और टेलर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। टेलर को क्या था, साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑस्ट्रेसाइज कर रखा था। क्यों कर रखा था, ये जो है किसी की पर्सनल लाइफ पे जाकर पर्सनल कमेंट्स मैं नहीं करना चाहूंगा, मगर फैक्ट ये है कि बहुत सारे साइंटिस्ट थोड़ा सा उनको साइडलाइन कर चुके थे। मे बी वो इगोटिस्टिकल थे, ये थे, वो थे, जो भी है, थे बहुत शातिर, बहुत स्मार्ट। और ओपनहाइमर को ये बात पता थी कि क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, गवर्नमेंट ये चाह रही थी यार हमें तो अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करनी चाहिए। ये बंदा हमारे रास्ते का कंकड़ है, इसको हटाएं कैसे, है तो नेशनल हीरो ना, कैसे हटाएं इसे।
और साथ ही साथ नेशनल हीरो हो, प्रो न्यूक्लियर वेपन हो, एंटी वॉर हो, जो भी हो, ओपनहाइमर ने अपने सारे पॉइंट्स बहुत लॉजिकली रखे थे। और जैसा कि मैंने कहा, वो अकेले तो थे नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी लार्जली ओपनहाइमर के साथ थी, क्योंकि अकेले उन्हें पश्चाताप नहीं हो रहा था एटॉमिक बॉम्ब गिराने का। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा, ऑटो हान्स, हाइजेनबर्ग, जितने भी लोग, ज़िलार्ड, आइंस्टाइन, सब लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्हीं की मेहनत के और उन्हीं के क्यूरियोसिटी के रहते इसे ये चीज को जन्म दे पाए। तो क्योंकि इतना रिग्रेट था उनके अंदर, सब लोग उनके साथ थे और पीछे लगे थे, यार ओपनहाइमर तुम बोलो भाई, तुम बोलो, तुम्हारी बात सुनते हैं लोग। पब्लिक जो थी ना, पब्लिक भी क्या है, ठीक है, कुछ हद तक प्रोपेगेंडा में फंस सकती है, कुछ हद तक नेशनल प्राइड के चक्कर में आकर कह सकती है कि यार ये गलत है, हमें बनाना चाहिए हाइड्रोजन बम। मगर आप इसे कैसे डिनाई करो, ये बंदा हमारा ही तो है ना, अमेरिकन ही तो है, तो कैसे हम इस बंदे को नकारें। खैर, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे, जो हमने पहले भी कहा था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन इनिशियली एक सिविलियन बॉडी थी, मतलब गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी कुछ साइंटिस्ट को कि आप चलाइए। इसमें फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे घुसाए कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ आर्मी पर्सनल, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। इन्होंने कहा अच्छा अब जो है देखते हैं, निपटते हैं ओपनहाइमर से। ओपनहाइमर ने बहुत कोशिश की, ये की वो की, फिर जब फाइनली रशिया ने अपना बॉम्ब बना दिया, अब तो है पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब किसी को कुछ नहीं सुनना। जो हमारा दुश्मन था, जिसके ऊपर हमारा एक एडवांटेज था, अब प्लेइंग फील्ड लेवल हो गई है, ये किसी को मंजूर नहीं है, किसी को भी नहीं। अब तो कुछ करना पड़ेगा भाई, क्या करें, हाइड्रोजन बम बनाओ। ओपनहाइमर कहते हैं भाई क्या, कैसे बनाओ, और दो। हाँ, और यही नहीं, प्रेसिडेंट आइजनहावर कह रहे थे कि क्रैश प्रोग्राम करो, मुझे 1 साल में दो। कहते भाई मजाक है ये, हलवा है। मुझे 5 साल लगे दुनिया भर के साइंटिस्ट कोलैब करने के बाद एक ये बना है, और आप कह रहे हो 1 साल में बना दो, हमारे पास वर्किंग मॉडल ही नहीं है। एडवर्ड टेलर की होती है एंट्री, ऐसे कैसे, हमारे पास है भाई, हमारे पास है। और उन्होंने अपने जो इनिशियल प्लान्स थे उसको रिवाइज किया और उन्होंने एक वर्किंग मॉडल तैयार किया। और देखिए, जब वर्किंग मॉडल आ गया, ओपनहाइमर ने कहा भाई वर्किंग मॉडल है तो करो काम। हाँ, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि वो चाहे कितना भी इस चीज के ऊपर प्रचार करें या प्रोटेस्ट करें, दुनिया बदल गई है। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो सीन मूवी में, जब आते हैं ओपनहाइमर आता है आइंस्टाइन के पास मूवी के अंदर, वो बोलते हैं कि आइंस्टाइन, मैं तुम्हें बोला था ना वो कैलकुलेशन देख के कि देखो परखो कि कहीं शायद सही में दुनिया में आग लग सकती है क्या। वो तो एक्चुअल टर्म्स में बात करें, जिसका एडवर्ड टेलर ने बताया था कि अगर मान लो ट्रिनिटी टेस्ट हुआ, एटॉमिक बम फूटा, नाइट्रोजन फ्यूज कर गए, तो टेक्निकली पूरी हवा में आग लग जाती, पूरी धरती जल जाती। तो आइंस्टाइन, वो सीन कितना खूबसूरत है कि आइंस्टाइन से बोलता है हाँ मैं देखी थी कैलकुलेशन, हमें पता नहीं जलती, पर बोलते नहीं, हमने दुनिया जला तो दी है, कि अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं हम, अब ये नो रिवर्ट बैक, कि अब ये बनते ही रहेगा। और ध्यान रखना, मैं इस बात को मानता हूँ, शायद प्लेटो ने कही थी, किसने कही थी, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी भी ऐसी चीज़ है जो कभी भी पूरी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ला के उसको सो कॉल्ड ऐसे टर्न कर देगा कि इंसानों की आवाज़ दबाई जा सके। तब भी बेसिकली बात ये आती है कि हम क्या करते हैं एज ए सोसाइटी, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम अच्छे बने, हम स्वार्थी ना हो, हम किसी और की थाली से छीन कर उनका खाना ना खाएं, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। मगर ऐसा नहीं है कि हमने ये सब चीज जानी है। हमने ये सब चीज जानी इसलिए क्योंकि अगर इंसान अच्छा है तो इंसान बुरा भी है, इंसान स्वार्थी भी है, इंसान मैनिपुलेटिव भी है। इंसान अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर सकता है तो वही इंसान कुछ सिचुएशन में शायद दूसरे को नकारने से 2 बार नहीं सोचेगा, क्योंकि है तो दुनिया की सच्चाई है डुअल नेचर ना। ऐसा थोड़ी ना आपको बोलता है, साइंस भी बोलता है डुअल नेचर है, हम सब वेव हैं या पार्टिकल है, ये ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलता है मेटाफोरिकली हम क्या है क्या नहीं है। इवेंचुअली एक पॉइंट पे ऑब्जर्व जब हम करते हैं, अपने बिहेवियर को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको लगता होगा यार इस सिचुएशन में मैं ऐसा बिहेव कैसे कर गया, हमें नहीं पता हम सबकॉन्शियसली क्या है, कितना कॉन्शियस है, कितने सबकॉन्शियस है, कहाँ से ये धारा आ रही है, कहाँ से ये चीज़ें बन रही है, बता रही है, पता नहीं है। तो हम इंसान ही ना, और हम सब हमेशा सुपर इम्पोज कंडीशन में होते हैं और एक सही वक्त पर एक सही चीज़ के हिसाब से अपना रूप बदल देते हैं। तो अभी आप देखिए कि किस तरह डर और बढ़ रहा है यूएसए में।
पहले से ही रेड स्केयर है कि भाई कम्युनिज्म फैल रहा है, हाँ। ये नियो लेफ्ट वाले तो कुछ भी बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं सबके सब। हाँ। साथ ही साथ रशिया अब अपना बॉम्ब ले आया, कहता है ये देखो ये लोग भी दुनिया तबाह करना चाहते हैं, हमने तो पीस के लिए यूज किया था, ये तो हम पर ही फोड़ेंगे पहले। हाँ। दुष्ट हैं ये, इनके साथ कुछ करो। हाँ। इतना नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया था कि अब ऐसा हो गया था ना कि लोग ये कह रहे थे कि अगर आप एंटी अमेरिकन बातें करते थे, सबसे पहले तो आप कम्युनिस्ट, ठीक है, और उसके बाद आप देशद्रोही, है ना। और इसी बीच आते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका मतलब वो कभी लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मैं इतनी गंद मचा के गए थे वो। उनका नाम था जोसेफ मैकार्थी। अच्छा। जोसेफ मैकार्थी आप ऐसा समझ लीजिए, अगर इंडियन इक्विवेलेंट वहां के एमपी थे वो। अच्छा। हाँ, एमएलए थे रादर। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि यार हमारे देश में ना बहुत गड़बड़ हो रही है, तो साला रशिया ताकतवर होए जा रहा है, हमारे पास इतना सब कुछ है फिर भी ये हो रहा है। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, हमारे संसद में, हमारी गवर्नमेंट में ये साले कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, जो कहते तो अमेरिकन है खुद को, मगर है साले कम्युनिस्ट। और मेरे पास इनकी लिस्ट है। अब मैकार्थी ने जब इतने जोश से ये बात कही, तो जो डर फैला हुआ था लोगों का वो और बढ़ गया। कहते यार हमारी पार्टी में ही कम्युनिस्ट है, मतलब इतने सारे विभीषण बड़े पड़े यहाँ पे, डुबा देंगे तो हमारी लंका यार। अब क्या करें यार, मैकार्थी बताओ क्या करना चाहिए। मैकार्थी कहता है पकड़ो सालों को, इनको क्वेश्चन करो और इनसे प्रूव करवाओ कि ये कम्युनिस्ट नहीं है, और नहीं है तो फिर हम ये देश के सपोर्ट में, और जैसे ये अलग है तो मतलब कि ये अगेंस्ट है। और एफबीआई के लिए ये आ गया बहुत बढ़िया मौका। क्योंकि क्या रहता है, आप ये सोच के देखिए कि मान लीजिए अगर ये एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है ना, जहां पर थोड़े बहुत प्रो कम्युनिस्ट लोग भी हैं, थोड़े कैपिटलिस्ट लोग भी हैं, कंपीटिंग विचारधारा है, मे द बेटर मैन विन। मगर हु केयर्स अबाउट मे द बेटर मैन विन, वी हैव वन। गद्दी हमारे पास है, हमें तो गद्दी रखनी है। अगर गद्दी रखनी है तो कंपटीशन चाहिए क्या? नहीं, हटाओ सालों को। एफबीआई भी घुस गई इसके बीच। एफबीआई ने सबका रिसर्च करना, बायोडेटा निकालना किया शुरू। बहुत सारे एमपी, एमएलए, सेनेटर्स, ये सब ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। बहुत सारे साइंटिस्ट, जिसमें मैंने पहले आपको कहा था कि जो ओपेनहाइमर के जो भाई थे, उन्हें भी टारगेट किया गया था और उन्हें इवेंचुअली प्रिंसटन से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे। जैसा मैंने कहा, हो सकता है उन्हें लगता था ये कूल आइडिया है, घुस गए भाई, ये भूल गए बात। अब तो जमाना चेंज हो गया, मगर एफबीआई नहीं भूली। एफबीआई ने कहा ये जो है ना, ये साला इसको करो ब्लैक लिस्ट। पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, अभिषेक दीक्षित का अपना पेज है, उसमें हमने डेथ ऑफ अ सेल्समैन पर बात की है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो एक एक्टर ने प्ले किया है, जो खुद राइटर कहते हैं बेस्ट पोर्ट्रेयल है, उनका नाम है ली जे कॉब। ली जे कॉब भी इन्हीं मैकार्थीइज्म कहते थे इसे। इसी के चक्कर में अपने एक्टिंग रोल्स गवा चुके थे, एक्टर्स को तक नहीं छोड़ा था। सब के ऊपर साली फाइल निकाली, ये निकाली, वो निकाली, ये ब्लैकलिस्ट, ये ब्लैकलिस्ट, ये ब्लैकलिस्ट। अब ये आया कि यार, और है डेमोक्रेसी, है डेमोक्रेसी, है ये डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेटिकली हटा रहे हैं लोग। खैर, अब ये था कि यार ओपेनहाइमर का क्या करें, कुछ मिल ही नहीं रहा। और इत्तेफाक से ये हो गया कि इसी डर के बीच हाइड्रोजन बम रशिया के पास भी आ गया। अब नैरेटिव क्या बनाए? नैरेटिव ये बनाते हैं, हम तो रेस में पीछे हो गए यार। जहां हम आगे थे इस एटॉमिक रेस में, हम पीछे हो गए। हम पीछे कैसे हुए? अच्छा, ओपेनहाइमर। क्योंकि बात ये होती है, 1952 में मैंने रील में बात की थी, जो आईवी माइक कहा गया था, वो एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, वो एक वर्केबल बॉम्ब नहीं था। वर्केबल बॉम्ब का मतलब ऐसा नहीं है कि उस चीज को उठा के तुम प्लेन में ले जाकर फेंक दोगे कहीं, ऐसा नहीं था वो। लेकिन रशिया का जो वो केक नाम था ना उसका, लेयर केक, वो एक्चुअली वर्केबल बॉम्ब था जो 53 में बना था। वो जाके ले जाके फेंक सकते थे कहीं। वो इसे टेक्निकल टर्म्स में एक डिप्लॉयबल बॉम्ब रशिया के पास था। यस। तो अब ये लोग डर गए। इन लोग ने कहा यार, फिर थोड़ी और जांच करने लग गए ये लोग ना। अब क्या था, दोनों सीक्रेट्स रखते थे। उन्हें ये पता चला भाई रशिया तो 1949 से बॉम्ब पे काम कर रहा है, हाइड्रोजन के। हमें तो बाद में पता चला है। ऐसा हुआ कैसे? ये पता लगा। ओ ए ओपेनहाइमर, ए तुम क्या कह रहा था रे हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में?
फिर से बोल तो। हाँ, हाइड्रोजन बम थोड़ा डेंजरस है भाई। हाँ। हाँ, और क्या नाम है, उसकी जरूरत ही क्या है यार। ये बात बताओ हमको कि जब हमारे पास फिजन है तो हम काहे फोड़ेंगे भाई, इतना बड़ा ताकत काहे बनाए। अच्छा। हाँ, और कोई मॉडल भी तो नहीं है ना हमारे पास, कोई वर्केबल मॉडल नहीं है। अच्छा, यही बात है। तो तुमने किया है प्रोग्राम डिले। हैं? सच्ची? तुम कह रहे थे कि साला तो नहीं बनाना है हाइड्रोजन बम, नहीं है वर्केबल मॉडल, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, हमसे ना हो पाएगा। नहीं, लेकिन उनसे हो पाया। हाँ, बाद में तो हो तो पाया उनसे। ओपनहाइमर ने कहा कि भाई मैंने तो सारे लॉजिकल रीजन दे रखे और सब सच ही था, हटा ही नहीं पा रहे साले को, क्या करें। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इसको हटाना तो पड़ेगा, मगर इसका जो है कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो फिर क्या होगा कि यार डेमोक्रेटिकली ये बंदा जीत जाएगा। गलत तो कुछ कह नहीं रहा। गलत कह नहीं रहा। एक काम करते हैं, बोर्ड बिठाते हैं, बोर्ड में मेंबर रखते हैं बंद कमरे में, क्या रूल क्या ये मुकदमा लड़ेंगे, देखेंगे जो होना है हो ले जाएगा। लेते जब तक। और जब तक जो भी जनरल एडवाइजरी कमेटी का हेड रहेगा उसको चाहिए टॉप लेवल का क्लियरेंस, जो ओपनहाइमर के पास था। क्लियरेंस हटा दो, काय का हेड बनेगा, क्योंकि सपोर्ट भी बहुत था ना। मान लो आपने ओपनहाइमर को एक बात बताई भी नहीं, बाकी के साइंटिस्ट तो उन्हीं के पास जाएंगे कि यार ओपनहाइमर तुम ही बताओ यार क्या करना है। तो उसके पास क्लियरेंस है, इसका क्लियरेंस कैसे हटाए। ठीक है, बोर्ड में रखते हैं और मुकदमा चलाते हैं कि आप पर आरोप लगता है नंबर 1 रशिया को सीक्रेट्स देने का, नंबर 2 कम्युनिस्ट होने का, और नंबर 3 हाइड्रोजन बॉम्ब प्रोग्राम को डिले करने का। तो इस कदर का षड्यंत्र रचा गया था ओपनहाइमर के साथ। खैर, तो उन्होंने वापस फैक्ट्स एग्जामिन करना शुरू किए। चले जाते हैं आरोप नंबर 1 पे कि आपने सीक्रेट्स दिए हैं रशिया को, क्योंकि अमेरिका ही दुनिया में इकलौती कंट्री है ना। अमेरिका ही के पास दुनिया के सारे बुद्धिजीवी है, अमेरिका में ही क्यूरियोसिटी है। एलियन आते तो अमेरिका में आते हैं, यूएफओ जो होंगे अमेरिका में होंगे। दुनिया तबाह भी अमेरिका से चालू होगी, दुनिया बन भी, अर्थ का सेंटर पॉइंट ही अमेरिका था भाई। अरे वो मेरे को पता है, तुझे नहीं पता था? नहीं, मुझे उनको लग रहा था ये बात, क्योंकि वहां पे तो क्यूरियोसिटी है नहीं। वहां बेचारे अभी भी आलू और केले पे जी रहे हैं, बंदर बने हैं, पेड़ों पे टहलिया पे। हम तो यहाँ पे डेवलप हो गए ना। हाँ, तो बात है, सही बात है, ऐसी बात नहीं। खैर चलो, अब आपको लगता है कि अमेरिका में ही सब कुछ हो रहा है, यही हो रहा है। अब मैं आपको एक सीन देता हूँ, ठीक है? आप एक ये सीन इमेजिन करके देखिए। ये अपना चैनल है, ठीक है? आप हो, मैं हूँ, अभिषेक है, अंकित है, और आज पांडे भी है, ठीक है? अब क्या होता है कि एकदम से अंकित कहीं और जाकर अंकी ट्रैम्प चला देता है। अरे यार, ठीक है, अंकी ट्रैम्प चला देता है। और आप ये सोचो यार, अंकित ट्रैम्प तो है नहीं, अंकी ट्रैम्प है, अपना अंकित थोड़ी होगा। बाद में जाकर पता चलता है यार अंकित ही था साला। तो अगर आपके अंडर रहते ही वो एक बंदा आपसे गद्दारी कर गया देश से, बॉस कौन था? बॉस कौन था इस टीम का? अभी तो जैसा आप लोग भी कहते हैं, मैं हैं? तो यार कैसे बॉस थे यार तुम? संभाल नहीं पाया अपने लोगों को। दाल में काला ये है कि क्लाउस फ्यूक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जो लॉस एलमोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बाद में जाकर ये पता चला कि एक्चुअली उनका बहुत बड़ा हाथ था रशियंस को सीक्रेट्स देने में। तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि यार क्या है यार, तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम तुमको दे रहे हैं, तुमको इतनी सिक्योरिटी दी है, तुम्हें खुली छूट दी है, तुमसे कहा भी था कि तुम्हें भनक भी पड़े तो हमें आकर बताओ, तुमने साला बताया नहीं यार, बताया नहीं। कहता यार मुझे पता ही नहीं था मैं कैसा था, तुम्हें पता ही नहीं था। लो ये गधे हो ओपनहाइमर, तुमसे बड़ा हम बेवकूफ ना देखे नहीं। तुमसे एक बंदा समाए जाए ना, तो हमरा का जहां बैठा है वो तो रकम मारा पेला खत्म कर दे ही सार। यस, यही हुआ था। तो दिस वाज आर्गुमेंट नंबर 1। अब इसमें फैक्ट क्या है? रशियन सीक्रेट्स गए हैं, लॉस एलमोस से ही गए हैं, मगर ट्रूथ क्या है? ओपनहाइमर का कोई हाथ नहीं, बट प्रोजेक्ट हेड ओपनहाइमर थोड़ा सा दाल में काला कर दिया। आरोप नंबर 2 कि आपने क्या किया है? आप एक कम्युनिस्ट है। आप कम्युनिस्ट क्यों हैं? आपके भाई तो कम्युनिस्ट थे ही, आपकी वाइफ भी कम्युनिस्ट थी, आपका एक अफेयर चल रहा था एक लेडी के साथ, जीन टैटलॉक नाम की। वो तो
कम्युनिस्ट थी एकदम। भाई जो भी इन्होंने थोड़ी देर बोला था कि कौन है लीडर वीडर सूफिया, भाई यही है यार, इतने नाम याद मुझे जिंदगी में नहीं हो पाएंगे यार। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट थी। ऐसा कैसे हो सकता है साला तुम कम्युनिस्ट नहीं हो? झूठ बोल रहे हो हैं? तुम्हारे भाई थे ना कम्युनिस्ट पार्टी में, थे कि नहीं थे? नहीं थे भाई। अच्छा, एक दोस्त था यार तुम्हारा, वो एल्टन नाम का। हाँ हाँ वो कम्युनिस्ट था ना? हाँ हाँ था जी था। तो यार तुम कैसे नहीं हो कम्युनिस्ट? तुम्हारी वाइफ भी तो कम्युनिस्ट पार्टी में थी। वाइफ कहती है मुझे याद ही नहीं है, बट थी तो। वही गाड़े थे, कम्युनिस्ट है। ऐसा लग रहा है वही गाड़े थे। कम्युनिस्ट हैं, बस हमारे गाँव में जाओगे उनकी तरह। कम्युनिस्ट हैं। हाँ। स्टोरी बन गई है कि उनके इतने सारे एसोसिएशंस, इतने सारे एसोसिएट्स, उनकी एक गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनका भाई, सब कम्युनिस्ट है। भाई एक बोल दो शायरी। बोलो। ओपनहाइमर के बाद तुरंत याद आ जाती है कि इतने हिस्सों में बट चुका हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। हर चीजों को तुमने हर अलग एंगल से बांट के मुझे देखना चाह रहे हो यार। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, कोई पूछे तो मुद्दा क्या है। एनीवेज यस, खैर उन्होंने कहा कि यार देखो मैंने कभी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की नहीं थी, अनदर फैक्ट, मगर सब दोस्त तो कम्युनिस्ट है यार। दाल में काला नंबर 2। आरोप नंबर 3, तुमने साला हाइड्रोजन बम डिले किया है ना? डिले नहीं किया हमने, अरे था डिले किया है। अरे नहीं था तैयार मॉडल। बहस कर रहा है? नहीं कर रहे। बहस कर रहा है? सॉरी कर रहा है बहस? नहीं कर तो कर लेता हूँ। कर रहे हो भाई, हो रहा था ना मामा। एडवर्ड टेलर यहाँ आओ। हाय। एडवर्ड टेलर ने गवाही दी। हाँ, एडवर्ड टेलर ने कहा, बाय द वे मैं बोल दूं, एडवर्ड टेलर की गवाही ही मान लीजिए उनके पूरे के पूरे आज तक उस समय भी बहुत बड़ा धब्बा छोड़ गए उनके ऊपर। ये कहा भी जाता है कि एडवर्ड टेलर की गवाही बहुत ज्यादा उनकी इमेज को हार्म कर गई थी। यस हाँ। मगर ओपनहाइमर ने पर्सनली एडवर्ड टेलर से कुछ खफा नहीं रखी, क्योंकि पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने आकर ये कहा, क्योंकि एडवर्ड टेलर जैसे हमने आपको कहा था, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि देखो यार मैंने तो 42 में ही बताया था फ्यूजन बम बनना चाहिए। तुम साला फिजन कर रहे हो। ठीक है, प्लान नहीं था तो तुम्हें मुझे रिसोर्सेज देने चाहिए थे। जिससे सूरज जल रहा है तो सूरज को जमीन पे उतार ही देते हैं ना, खत्म ही कर देते हैं सब कुछ। वही तो है थे वो। आपने मुझे रिसोर्सेज नहीं दिए, आपने मुझे टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, मैं कैसे बना था? है ना? ओपनहाइमर जो है, ये एडवर्ड टेलर ने कहा है, ओपनहाइमर इज एन अमेरिकन हीरो। विदाउट ओपनहाइमर हम वॉर नहीं जीत पाते। मगर ये जो दोगलापन है ना ओपनहाइमर का, कि कभी जब अपनी मर्जी हुई एटॉमिक बम बना दिया, मास्टर जैसे कह दिया हाइड्रोजन बम नहीं बनेगा, 3 साल तक और बकवास कर ली 46 से 49 तक। ठीक है, ये बंदा ये फिट नहीं है लीडरशिप के लिए। ये कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है। मेरे ख्याल से लीडर मुझे होना चाहिए। देखिए, हो सकता है एडवर्ड टेलर का इंटेंशन गलत ना हो, वो अपनी देखो यही होता है ना, पर्सपेक्टिव जब अलग अलग होते हैं, सब अपनी जगह सही है। हो सकता है वो सही हो, हमें क्या पता अंदर का। बिल्कुल, तभी तो मैं बोलता हूँ, आप समझ रहे हो ये जो ड्रामा है, मेरा अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी उलझ गई हैं, चीज़ें ऐसी हैं कि इतने रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास, वरना हमारे पास पूरा नाटक तैयार है ट्रांसलेटेड होके कि ओपनहाइमर के ऊपर ये सारे मुद्दों पे बात करते हुए, जिसमें ये पूरा ड्रामा है। हम सब जब ये कंटेंट चालू किया था, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी को साइंस समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, नहीं। हमारा ये था कि साइंस को किताबों से लेकर कहानियों में छोड़ देंगे और वो कहानियां जिंदा रहती है। हमेशा ध्यान रखना, आप भी समझते हैं कि हमें आज तक अपनी दादा दादी नाना नानी की कहानियां याद रहती हैं। कहानियों के जरिए ही हम चीज़ों को दूर तक और देर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मुद्दा वही है, एक दिन तो शमा रोशन होगी और एक दिन आएगा थोड़ा बहुत पैसा और हम लेके आएंगे वो नाटक आप सबके लिए, आप पूरे देश में, देश के बाहर भी इंशाल्लाह इस चीज़ को पहुंचाएंगे कि यार देखो साइंस में कितनी गाथाएं हैं, कितनी कहानियां, कितना ड्रामा है यार। यस, तो अब फिर से आ गया दाल में काला नंबर 3। उन्होंने कहा यार एक मिनट, 4 चांद लगाने, 4 बार काला करना है। ओपनहाइमर एक बात बताओ जी, पूछिए जा। देखो यार, लॉस एलमोस में ना, तुमने एक बार ये लेस्ली ग्रोव्स को बताया था कि तुम्हारे पास एक हैकॉन शेवलियर करके बंदा आया, उसने कहा भैया कछु इन्फॉर्मेशन है जो रूसी भाइयों को पहुंचानी है, हम पहुंचा देंगे। नहीं, हमें देनी नहीं है। हमें देनी नहीं है। हम पहुंचा देंगे। अरे हमें देनी नहीं है, पर हम पहुंचा देंगे ना। अरे चाहिए नहीं यार। चलो ठीक है, ठीक। अब आपने ये कहानी लेस्ली ग्रोव्स को तो बताई, मगर अच्छे से नहीं बताई, देर से बताई। वो हमारा मित्र था ना,
अरे यार लेकिन कम्युनिस्ट था ना ओपेनहाइमर। लेकिन था तो मित्र ना। अरे पर अरे मैं बेवकूफ था। एक्चुअल उनके वर्ड्स यही है कि आई वॉज एन इडियट, कि मैं यहाँ तक आपको बात नहीं पहुंचा पाई। क्योंकि देखिए, और बीच बीच में हमारा एक्सेंट आ रहा है, मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हम इसलिए उस चीज को मैं ले लेता हूँ। बहुत मजा आता है, उनकी बातों को बहुत अच्छे वे में बता सकते हैं। तो कभी ये मत समझिएगा कि यार मैं थोड़ा उनको डिमीन कर रहा हूँ। मैं वही हूँ, और मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ पे कि मैं उस जगह से आता हूँ जिस जगह ने दुनिया को बहुत सारी किताबें पहुंचाई थी। आज थोड़ी जगहों को उनको अलग वे में देखते हैं, मगर वो नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं, हमारे जमीन से भूमि से गौतम बुद्ध निकले थे। एनीवेज, यस। तो ये एक और बात पकड़ ली कि यार अगर ऐसे लोग इसके पास आ रहे हैं तो यार ऐसा हो सकता है और भी लोग आएंगे, क्योंकि ये बात तो इसने छुपाई। हर बार पूरी कहानी नहीं बताते थे ओपेनहाइमर, क्योंकि उनका इंटेंशन ये था कि हैकन शेवेलियर और एल्टन टन मेरे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता तुमने जैसे मेरे भाई को नकार दिया ना कि तुम मेरे बाकी दोस्तों को भी टारगेट करो। ये लोग बेचारे बेवकूफ होंगे शायद, ये छोड़ दो इन्हें। इंसान हमेशा अपने घर पर ही हारता है। वो पूरी दुनिया से जंग जीत सकता है, इंसान पूरी दुनिया से जीत सकता है, लेकिन अपनी दुनिया से नहीं जीत सकता, जो उसके घर परिवार मोहब्बत वाले लोग होते हैं। yes. अब जो है बहुत बकवास चली, ये हुआ वो हुआ, अब आया डिसीजन का डे। जब जजमेंट डे आना था तो बोर्ड में 3 मेंबर्स थे। तो उन्होंने कहा, उनमें से 2 मेंबर्स ने कहा कि यार देखो ये जो बंदा है ठीक है, अच्छा है, बात ना सही से करता नहीं है, कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है। भाई ये ऐसे लोगों को टॉप लेवल का क्लियरेंस तो नहीं देना चाहिए, हटाओ। लेकिन इसी बोर्ड में थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉर्ड वी एवंस। वॉर्ड वी एवंस ने कहा था कि आप ओपेनहाइमर को उनकी विचारधारा, चलो मान लेते हैं कि उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट है, मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, उनसे बहुत भूल चूक हुई है, आप उनकी गलतियां या उनकी विचारधारा को मत देखिए, आप ये देखिए कि इस इंसान ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन बॉम्ब के फादर कहा जाते हैं अपने एडवर्ड टेलर साहब। यस। मगर 2:1 ये फिर बात गई थोड़ी आगे जनरल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जहां वैसे ही नेता लोग बैठे थे ओपेनहाइमर को हटाने के लिए। वहां पर जो यहाँ 2:1 था, वहां पर 4:1 की मेजॉरिटी से ओपेनहाइमर से उनका क्लियरेंस छीन लिया गया, और ताउम्र क्लियरेंस नहीं मिला जब तक वो जिंदा थे। 65 की उम्र में मरे ना, या 1967 में मरे थे वो। आई थिंक ही वाज 66 इयर्स ओल्ड। 1905 में पैदा हुए थे। हाँ, तो वही है। तो वो जिंदगी वो है ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, और जला है जिस्म जहाँ पर वहाँ दिल भी जल गया होगा, खुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। तो वो उनके जीते जी वो सारी बातें रही नहीं। और क्लियरेंस जिस इंसान ने उसके देश को, उसके मुल्क को इतनी आगे ले गए थे, तो वही बात है ना यार, तुम 100 अच्छाइयाँ कर दो, एक गलती हो जाए या एक भूल हो जाए, तुम्हारी 100 अच्छाई एक तरफ निकल जाती है, तुम्हारे को याद किया जाता है ताउम्र उसी चीज़ के लिए कि यार देखो ये जो थी ना बात, ये बंदे में कमी थी। और उसके जाने के बाद इंसान रियलाइज करता है कि यार हमसे गलती हो गई। 2022 में जाकर इस बात को ऑफिशियली क्लियर किया गया है। मगर उस समय भी लोग बहुत खुश नहीं थे। उस समय साइंटिफिक कम्युनिटी तो बहुत निराश थी, क्योंकि आप देखिए ये जो आइडिया ऑफ अमेरिका है, जहां आप आप इंसान पहले हो, और अमेरिकन इंसान जो है वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी असेंबल कर सकता है और अपनी बात को जिस तरह चाहे दर्शा सकता है। ये पहली बार, एक तरह से कई हिस्टोरियंस कहते हैं दिस वाज एन अटैक ऑन द आइडेंटिटी ऑफ एन अमेरिकन, कि आपने इतना ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया एक चीज को। खैर काफी दुखद कहानी है, मगर ये कहानी थी कि कैसे ओपेनहाइमर वेंट फ्रॉम नेशनल हीरो टू पब्लिक एनिमी नंबर 1। ये कहानी थी, इसके ऊपर ये वीडियो थी, इसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो थी, ये बताते हुए कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस वे में बिहेव करती है। ये वीडियो थी इस चीज़ के बारे में कि देखिए कभी कभी एक गलती, या आप गलती नहीं भी करते, आपके आसपास के लोग गलती करते हैं, तो वो चीज़ दारोमदार आप पे आ जाता है। और होता भी है कि लीडर को ही सारे के सारे जख्म झेलने पड़ते हैं, अकेले चलना पड़ता है, और कभी कभी जब उनके साथ के लोगों पे मुसीबतें आती है तो सारे गम भी, सारे वार भी खुद झेलने पड़ते हैं, जो ओपेनहाइमर करना चाह रहे थे। एनीवेज, ये वीडियो थी बहुत सारी बातों के ऊपर। ये 2 वीडियो की सीरीज थी
ओपनहाइमर को नेशनल हीरो से कैसे वो अपने देश के लिए देशद्रोही बन गए थे उसके बारे में। ये वीडियो साइंस के बारे में कम थी, किस्सों के बारे में ज़्यादा थी, कहानियों के बारे में ज़्यादा थी। ये वीडियो हम सब के बारे में ज़्यादा थी, ये हमारे बारे में ज़्यादा थी, हमारे कंटेंट के बारे में ज़्यादा थी कि देखिए हम जो चालू करते हैं कंटेंट, जो जर्नी चालू करी जिसमें आप सब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जुड़े इसलिए हैं ताकि मैं आपको साबित कर सकूं, आप तक बात पहुंचा सकूं कि देखिए मैं साइंस की कहानियां लेके चला हूं ताकि ये साइंस की कहानियां बहुत दिनों तक याद की जा सके। रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब तो वही है ना कि जंगल में आग लग गई है और बाकी सारे जानवर भाग रहे हैं, तो कम से कम एक चिड़िया अपने चोंच में पानी रख के जा तो रही है कि शायद बुझे ना बुझे मगर अपना काम तो कर देते हैं। तो मैं भी अपना दारोमदार निभा रहा हूँ, आप भी निभाइए, इस चीज़ को पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इंतज़ार करिए, दुआ करिए कि शायद वो चीज़ें आएँ, वो रिसोर्सेज बने कि एक दिन हम आपके सामने लेके आए वो सारे नाटकों को, वो सारे किस्सों को, कहानियों को, वेब सीरीज को बहुत कम बजट में इस देश के चप्पे चप्पे में फैलाएं, साइंस की कहानियां समझाएं, बताएं कि ये सब्जेक्ट नहीं है यार, ये पूरा का पूरा ड्रामा है, देखो तो ड्रामे को। धन्यवाद, जय हिंद।